स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां भारत चीन झड़प पर बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में पिछले 1 घंटे से मीटिंग चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये बैठक ले रहे हैं। इस बैठक में सीडीएस बिपिन रावत समेत तीनों सेनाध्यक्ष मौजूद हैं। रक्षा मंत्री ने विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत भी की है। बड़ी खबर, भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की बातचीत रुक गई है। रक्षा मंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों और सीडीएस के संग समीक्षा की। नियंत्रण रेखा पर स्थिति का आकलन किया गया और नियंत्रण रेखा पर निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। तैयारियां मजबूत रखने को भी कहा गया है। तो दिल्ली में पिछले 1 घंटे से यह मीटिंग चल रही है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के तीनों प्रमुखों और सीडीएस के साथ ये बैठक कर रहे हैं। बिपिन रावत समेत तीनों सेनाध्यक्ष इस मीटिंग में मौजूद हैं। रक्षा मंत्री ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी फोन पर बात की है। और फिलहाल आपको बता दें, भारत और चीन के बीच जो सैन्य स्तर की बातचीत है वो रुकी हुई है। हालांकि सेना को एलएसी पर निगरानी बढ़ाने के लिए कहा गया है और एक हाई लेवल मीटिंग इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं, जिसमें सेना के तीनों प्रमुख मौजूद हैं और सीडीएस बिपिन रावत भी इसमें मौजूद हैं। नियंत्रण रेखा पर क्या स्थिति है उसका अपडेट इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ले रहे हैं और बॉर्डर पर तैयारियां मजबूत हों, इस पर जोर दिया जा रहा है। जवानों की शहादत पर रक्षा मंत्री ने ट्वीट करके दुख भी जताया है और कहा कि गलवान में सैनिकों की शहादत दुखद है। भारत चीन में सैन्य स्तर पर बातचीत रुक गई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की बातचीत रुक गई है। रक्षा मंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों और सीडीएस संग समीक्षा की है। पूरी स्थिति पर नियंत्रण रेखा पर ताजा हाल क्या है इसका आकलन किया गया और नियंत्रण रेखा पर फिलहाल निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। तैयारियां मजबूत रखने को कहा गया है। तो एलएसी पर तनाव पर सख्त हो गई है भारत सरकार। सरकार ने सेना को फ्री हैंड यानी खुली छूट दे दी है। सेना को दी गई इमरजेंसी पावर। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आई है। फैसला लेने के लिए अब सेना स्वतंत्र है। हालांकि हालात के मुताबिक सेना अब खुद फैसला लेगी। बड़ी खबर, सूत्रों के मुताबिक सरकार की तरफ से फ्री हैंड दे दिया गया है सेना को। अविनाश तिवारी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं दिल्ली से, हमारे संवाददाता। अविनाश, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि सरकार ने फ्री हैंड यानी खुली छूट दे दी है सेना को। अब आगे क्या करना है उसके लिए स्वतंत्र है सेना, क्या मायने हैं और अब इस पावर जो कि सेना को दी गई है सरकार की तरफ से, जो खुली छूट दी गई है, उसके तहत अब कितने बड़े बड़े फैसले सेना खुद ले सकती है? जी देखिए आस्था, अगर सबसे पहले बता दें कि ये बैठक खत्म हो चुकी है। रक्षा मंत्रालय में जो बैठक चल रही थी गृह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना के प्रमुख के साथ, वो बैठक खत्म हो चुकी है। और बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया उसमें ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपनी इंटीग्रिटी से कोई समझौता नहीं करेगा। इसके अलावा जो वहाँ पे लद्दाख में गैवलान घाटी के पास टैक्टिकल कमांडर है, उनको अब आदेश दिया गया है कि वो सिचुएशन के हिसाब से निर्णय लें। तो जाहिर तौर से बात है, इसके साथ साथ सेना को अपनी तैयारियों के साथ भी जो है समीक्षा की गई है। जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने अपनी ओर से जो है तैयारियों की समीक्षा करते हुए बताया कि इस तरीके से सेना तैयार है। इसके अलावा रक्षा मंत्री को यह भी बताया गया है कि क्या मौजूदा स्थिति है और किस तरीके से अभी वहां पे टकराव है। क्योंकि अगर बात करें तो पिछले 2 दिनों से लगातार कमांडर स्तर की वार्ता चल रही थी। उन वार्ता के बारे में भी रक्षा मंत्री को बताया गया है कि क्या कुछ इस वार्ता में रहा और कहां पे आखिर दिक्कत आ रही है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर आदेश दे दिया गया है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि भारत अपनी इंटीग्रिटी से अब कोई समझौता नहीं करेगा। यानी कि जो चीन लगातार कह रहा था कि भारत गैवलान घाटी से पीछे जाए, वो अब भारत वहां से पीछे नहीं जाने वाला है। क्योंकि अगर बात करें तो जिस प्रकार से गैवलान घाटी आगे जाके जो है दौलत बेग ओल्डी में मिलती है और दौलत बेग ओल्डी काफ़ी जो है सामरिक दृष्टिकोण से भारत के लिए महत्वपूर्ण जगह है। इसीलिए चीन का यहाँ पे विरोध था कि भारत गैवलान घाटी से पीछे जाए, कि जो वहाँ पे रोड बनी है वो कहीं ना कहीं चीन के ऊपर निगरानी कर रही थी या चीन के ऊपर चीन सामरिक दृष्टि से कमजोर हो रहा था। इसीलिए चीन लगातार विरोध जता रहा था। लेकिन अब भारत की ओर से यह स्पष्ट संदेश दे दिया गया
दिखाया है कि अब भारत कभी भी पीछे नहीं हटेगा और कहीं से भी पीछे नहीं हटते हुए अपनी इंटीग्रिटी से कोई समझौता नहीं करेगा। तो वही दूसरी ओर अगर बात करें तो दिल्ली में जो चीनी दूतावास है उसके बाहर भी प्रदर्शन देखने को मिला। ये इस वक्त बड़ी खबर है, यही इस वक्त बड़ी खबर है और ये खबर हम विस्तार से बता दें, आप हमारे साथ जुड़े रहिए अविनाश। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि दिल्ली में चीन एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन हुआ है। स्वदेशी जागरण मंच ने यह प्रदर्शन किया है। कुछ रिटायर्ड आर्मी के लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने फिलहाल सबको गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में चीन एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन किया गया। स्वदेशी जागरण मंच ने चीनी विरोधी नारे लगाए हैं और चीन के विरोध में यह प्रदर्शन किया है चीनी एम्बेसी के सामने। कुछ रिटायर्ड आर्मी के लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। हालांकि पुलिस ने फिलहाल सबको गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में चीन एम्बेसी के बाहर यह प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पर स्वदेशी जागरण मंच और आर्मी के कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स उन्होंने मिलकर यह प्रदर्शन किया है। दिल्ली पुलिस ने फिलहाल सबको गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चाइनीज एम्बेसी और स्वदेशी जागरण मंच ने यहां पर विरोध प्रदर्शन किया, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां से पुलिस उन सभी को गिरफ्तार करके ले जाती हुई दिखाई दे रही है। मीडिया का जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है और सीधे आपको अविनाश के पास ले चलते हैं। अविनाश, हमने ताजा तस्वीरें दिखाई, पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है और स्वदेशी जागरण मंच जो कि आरएसएस की ही एक शाखा है और कुछ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स उन्होंने मिलकर प्रदर्शन किया है चीन के विरोध में। जी बिल्कुल आस्था, अगर बात करें तो चीन के खिलाफ जिस प्रकार से कल से भारत के अंदर लगातार विरोध के सर उठने लग गए हैं, इसी को देखते हुए आज सुबह से चीन की एम्बेसी के बाहर सुरक्षा काफ़ी कड़ी कर दी गई थी। लेकिन आरएसएस का जो अनुषांगिक संगठन है स्वदेशी जागरण मंच, वो कुछ रिटायर्ड अधिकारियों के साथ पहुंचा और वहां पे प्रदर्शन किया। हालांकि सबको डिटेन कर लिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। अब वहाँ चीनी दूतावास के आसपास किसी भी लोगों को एकत्रित होने की कोई परमिशन नहीं है, क्योंकि चीनी दूतावास दिल्ली के कौटिल्य मार्ग पर है और किसी भी दूतावास को सुरक्षा देना उस देश का जो है दायित्व बनता है। तो इसलिए भारत का दायित्व है कि चीनी दूतावास को यहाँ पे सुरक्षा दे और दिल्ली पुलिस उसको बखूबी अंजाम दे रही है और यहाँ पे सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। और अब चीनी दूतावास के आसपास किसी को भी एकत्रित नहीं होने दिया जा रहा है और काफी ज्यादा सुरक्षा वहां पे बढ़ा दी गई है, क्योंकि लगातार लोगों का विरोध जिस तरीके से पूरे देश भर में चीन के खिलाफ देखने को मिल रहा है, उसके बाद दिल्ली पुलिस को अंदेशा है कि और भी लोग पहुंच सकते हैं चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन के लिए, इसलिए लिहाजा वहां पे सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए अविनाश। तो देश भर में गुस्सा देखा जा रहा है, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं। कहीं लोग चाइनीज टीवी जला रहे हैं तो कहीं चीन की एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। आपके पास हम लौटेंगे और चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन आपको बता दें कि चीन के साथ झड़प में जो भारतीय जवान शहीद हुए हैं वो कौन कौन से रेजिमेंट के थे। 12 बिहार यूनिट का एक सैनिक भी इसमें शामिल है, मीडियम रेजिमेंट के 2 सैनिक, 1 फील्ड रेजिमेंट का सैनिक, कुल मिलाकर 20 सैनिक हैं जो शहीद हुए हैं। पंजाब रेजिमेंट के 3 जवान भी इस झड़प में शहीद हुए। इसके अलावा 81 MBSC का 1 जवान भी शहीद हुआ है। 16 बिहार यूनिट रेजिमेंट के 12 सैनिक चीन के साथ हुई इस झड़प में शहीद हुए। 12 बिहार यूनिट का 1 सैनिक। There are different type of reports are coming from here and there. What my request will be that we should believe what the government sources are telling us. I can imagine, because when this fight took place at night, midnight, it was a very thin ridge line, I know slightly that area, so I can see what must happen. And at that time, people must have started going right, left and center. And the valley is very narrow, Galwan Valley. Maybe it is possible that some people have gone down into the river in the water or crevices. 20 got confirmed and there are reports that 4 more may be there. Now imagine. और अब एक बड़ी खबर, चीन से झड़प में 4 और सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। झड़प में घायल सैनिकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सोमवार को झड़प में घायल हुए थे 4 जवान। अब तक 20 भारतीय सैनिक शहीद हो चुके हैं। इस झड़प में 35 चीनी सैनिकों को भी नुकसान हुआ है। यूएस इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट जो है वो बता रही है। सोमवार को झड़प में घायल हुए थे ये जवान, जिनकी हालत गंभीर है। अब तक 20 भारतीय सैनिक इस झड़प के बाद शहीद हो चुके हैं और 35 चीनी सैनिकों को भी नुकसान हुआ है, यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कहती है। बड़ी खबर आपको बता दें,
सेना को तैयारियां मजबूत रखने को कहा गया है। सरकार ने फ्री हैंड दे दिया है सेना को। अविनाश इस पर नजर बनाए हुए हैं। अविनाश, रक्षा मंत्री की आज बैठक यहां पर हो रही थी सेना के तीनों अध्यक्षों और सीडीएस बिपिन रावत के साथ। आखिर क्या अहम बातें निकल करके सामने आई हैं? बिल्कुल आस्था अगर बताया तो जो बैठक हुई तो बैठक में सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख एमएम नरवणे से पहले जो है वहाँ की सिचुएशन को रिव्यू किया कि किस तरीके से अभी फिलहाल वहाँ की स्थिति बनी हुई है। सेना प्रमुख ने सबसे पहले स्थिति को वहाँ पे बताया कि किस तरीके से वहाँ पे स्थिति बनी हुई है। इसके बाद फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर से फ़ोन पर बातचीत हुई कि किस तरीके से आगे हम लोग को आगे बढ़ना है, क्योंकि एस जयशंकर काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। वो चीन में काफ़ी लंबे समय तक राजनयिक के तौर पर रहे हैं और उनको भारत में चीन के एक्सपर्ट के तौर पर भी जाना जाता है। तो इसलिए लिहाजा उनकी राय ली गई, उनसे पूछा गया कि किस तरीके से आगे स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़े। इसके बाद जो कंक्लूजन निकला गया ये तय किया गया कि अब भारत अपनी इंटीग्रिटी से कोई समझौता नहीं करेगा। अगर आस्था आप पूरी नज़र दौड़ाएं तो जिस प्रकार से चीन वहाँ पे अपनी स्थिति बढ़ा रहा है, चीन जिस तरीके से वहाँ पे हरकत कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उसकी बौखलाहट को दर्शाता है। क्योंकि अगर बात करें तो चीन ने काफी ज्यादा बड़ा निवेश कर रखा है नेपाल में और बड़ा निवेश कर रखा है पाकिस्तान में, लेकिन जिस तरीके से सियाचिन से रास्ता बना रहा था पाकिस्तान के लिए, बढ़ाई हैं भारत के साथ, चाहे वो नेपाल को आगे करके भारत से तनातनी की बात हो या प्रत्यक्ष रूप से जो गलवान में हमने देखा जहां भिड़ंत हुई, लेकिन कुल मिलाकर अब बॉर्डर पर सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है। यानी चीन से लोहा लेने के लिए सीधा ऑर्डर अब सेना को दे दिया है सरकार ने। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश अहम जानकारी के लिए। उधर जोशीमठ से एक अहम खबर आपको बता दें, सरहद पर आर्मी का मूवमेंट बढ़ा दिया गया है। बॉर्डर पर आईटीबीपी की और टुकड़ियां भेज दी गई हैं। सब एरिया क्षेत्र की छावनियों को अलर्ट पर रखा गया है। चमोली के माणा, बाराहोती, रिमखिम और उत्तर खाची में सेना को तैनात कर दिया गया है। तो भारतीय खेमे में तैयारियां पूरी हैं। अजीत राठी का रुख करते हैं। अजीत, मूवमेंट हाल ही में बढ़ाया गया है, कहां पर और कितनी तादाद सेना की बढ़ाई गई है? देखिए, ऐसा ये जो अभी जो बॉर्डर का एरिया है, चूंकि सैकड़ों किलोमीटर लंबी एक उत्तराखंड का एक सरहद चाइना से मिलती है और ये हिमाचल से शुरू होकर उधर पिथौरागढ़ में नेपाल की सरहद तक, ये बड़ी एक लंबी बॉर्डर है जो चाइना और नेपाल से मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ उत्तरकाशी जिला आता है। जब जम्मू कश्मीर से इधर की तरफ चलते हैं तो उत्तरकाशी में नीलौंग घाटी और भैरव घाटी में यहाँ पर आईटीबीपी की कुछ और कंपनियां कल भेजी गई थी और रात भर से उनका मूवमेंट चल रहा है। इसके बाद फिर चमोली जनपद में 2-3 जगह उनकी पोस्ट हैं, 2-3 जगह जहाँ सरहद हैं, जहाँ आईटीबीपी और चाइना की जो आर्मी है वो बिल्कुल आमने सामने रहती है। कुछ ऐसी लैंड डिस्प्यूट हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जिन पर चाइना और भारत दोनों ही अपना हक जताते हैं। इसके बाद फिर जो पिथौरागढ़ वाला जो एरिया आता है तो वहाँ नेपाल चूंकि जो भी कर रहा है काला पानी में, वो सब चाइना की सह पर कर रहा है। तो इन सभी स्थानों पर भारत ने अपनी पेट्रोलिंग और अपनी आर्मी, अपना फोर्सेस पूरी तरह से बढ़ा दिया है। क्योंकि कल जिस तरह से लद्दाख में वो घटना हुई है, उसके बाद किसी भी तरह की कोई कमी पेशी रखना एक बड़ी लापरवाही साबित हो सकती है, एक बड़ी चूक साबित हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर आईटीबीपी और फ्रंट पर आगे भेज दी गई है और उसके पीछे साथ आर्मी को रहने के लिए कहा गया कि आईटीबीपी के साथ एकदम आर्मी रहेगी, ताकि अगर कोई ऐसी बात होती है तो आईटीबीपी को पीछे करके आर्मी फ्रंट पर मोर्चा ले सकती है। जी हाँ, तो तैयारियां पूरी भारतीय खेमे में की जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत तमाम जानकारी के लिए। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कैसे जोशीमठ पर जो आगे बॉर्डर है वहां पर सेना की मूवमेंट बढ़ गई है। आईटीबीपी की और टुकड़ियां वहां पर भेजी जा रही हैं। जवानों की शहादत पर कांग्रेस अध्यक्ष ने दुख जताया है। एक और अहम खबर आपको बता दें, सोनिया गांधी ने शोक प्रकट करते हुए चिट्ठी जारी की है और लिखा है, लद्दाख के गलवान घाटी में बहादुर जवानों की शहादत की खबर से बेहद व्यथित और दुखी हूं। ये सोनिया गांधी की चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं। उनकी बहादुरी को श्रद्धांजलि और शोकाकुल परिवारों के प्रति शोक प्रकट करती हूं। अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के लिए हम एकजुट हैं। तो अहम खबर हम आपको दिखा रहे हैं जहां सोनिया गांधी ने शोक प्रकट करते हुए ये चिट्ठी जारी की है। जवानों की शहादत पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दुख जताया और ये चिट्ठी उन्होंने लिखी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और इस पूरे मामले पर कई ट्वीट्स भी हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या ट्वीट किया है, ये देखिए। कांग्रेस महासचिव, उन्होंने लिखा है, हमारी धरती मां, हमारी संप्रभुता खतरे में है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। क्या हम चुप बैठे रहेंगे? भारत की जनता सच की हकदार है, उसे ऐसे नेतृत्व की दरकार है
जो हमारी जमीन छीनने से पहले अपनी जान देने के लिए तैयार हो। सामने आइए नरेंद्र मोदी जी, चीन का सामना करने का वक्त आ गया है। शिवपाल यादव ने भी ट्वीट किया है। प्रसपा अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा, चीन की चुनौती और खतरे को लेकर आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा चेताया है। नेताजी का मानना था कि देश को वास्तविक खतरा चीन से है। उन्होंने समय समय पर देश की सभी सरकारों को चीन की चालबाजियों से सावधान किया है। लेकिन सभी सरकारें चीन के प्रति उदासीन रही हैं। अब जवाब देने का समय है। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने ट्वीट करके लिखा, चीन के साथ झड़प में हमारे देश के अनेक जवानों के शहीद होने की खबर। हर देशवासी शहादत को सलाम कर रहा है। सरकार अब तो सच बोले। केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम यूपी, उन्होंने ट्वीट किया है, लिखा, चीन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश का प्रत्येक नागरिक आपके साथ खड़ा है। जिस प्रकार आपके कुशल नेतृत्व में मोदी सरकार ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को जेपी नड्डा का भी ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। अपनी बहादुर सेना के जवानों को खो दिया है, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और अब एक बड़ी खबर का रुख हम करने जा रहे हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। जज ने यूपी के वकील से बॉर्डर खोलने पर पूछे गए सवाल, उनसे कुछ पूछे हैं। नोएडा में एंट्री के लिए बॉर्डर खोले या नहीं, ये पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। जज ने यूपी के वकील से बॉर्डर खोलने पर सवाल पूछे। नोएडा में एंट्री के लिए बॉर्डर खोले या नहीं। अविनाश से अपडेट लेते हैं। अविनाश, तफसील से बताएं क्या कुछ हुआ है कोर्ट में, क्या सवाल पूछे सुप्रीम कोर्ट ने? जी बिल्कुल आस्था, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा गया था कि आखिर नोएडा का बॉर्डर क्यों नहीं खुल रहा है और क्या अभी बॉर्डर खुला है या नहीं। इसके जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पूछ हुई अधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने बताया सुप्रीम कोर्ट को कि अभी नोएडा दिल्ली बॉर्डर नहीं खुला है, लेकिन नोएडा में जो भी एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग जा रहे हैं उन्हें जाने दिया जा रहा है। नोएडा में केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और दिल्ली को जैसे आ रहे हैं, हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे स्थिति ठीक होगी हम बॉर्डर खोल देंगे। इसके साथ ये भी जानकारी दी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें किसी भी तरीके की कोई पाबंदियाँ नहीं है, वहाँ से लोग आवागमन कर सकते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से नोएडा में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हो रहा है एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट का, उसको लेकर पूछा कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को लेकर क्यों आखिर जो है उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कराया जा रहा है, ये कि जबकि राष्ट्रीय नियम के खिलाफ है। इसके साथ साथ ये भी जो नोएडा में गर्भवती महिला की मौत हुई थी उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये काफ़ी जो है दुखद है और जिस प्रकार से 8 महीने गर्भवती को नोएडा के अंदर बिस्तर नहीं मिला, ये काफ़ी दुखद है। इसके जवाब में अगर बात करें तो एडवोकेट शंकर नारायण ने अपनी तरफ से कहा कि नोएडा में जिस प्रकार से एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को अस्पतालों में भर्ती किया जा रहा है, इसी वजह से जो जरूरतमंद लोग हैं उनको बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं। जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने अब नोएडा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें बताना है कि आखिर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को क्यों भर्ती किया जा रहा है, क्यों राष्ट्रीय नियमों के विपरीत चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार और नोएडा प्रशासन। इसके बाद नोएडा प्राधिकरण को यह भी कहा गया है कि कोशिश करें कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनको भर्ती न किया जाए अस्पताल के अंदर। और आखिर नोएडा प्रशासन क्यों राष्ट्रीय नियमों के विपरीत इस तरीके की वहाँ पे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करा रहा है, इसको लेकर हलफनामा दायर करे। 2 हफ्ते का समय दिया गया है, अब जुलाई के अगले हफ्ते में सुनवाई होगी, जहाँ पे नोएडा के प्रशासन कोर्ट से जो हलफनामा दायर किया जाएगा उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जी, आप अविनाश हमारे साथ जुड़े रहिए। तो कई अहम मसलों पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है। बीते दिनों जिस तरह की घटनाएं सामने आई थीं, लेकिन एक और अहम खबर का अब हम रुख करने जा रहे हैं। सीबीएसई की परीक्षाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। कुछ पेरेंट्स ने ये याचिका दायर की है। बची हुई परीक्षा 1 से 15 जुलाई के बीच होने पर उन्होंने एतराज जताया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से जवाब देने को कहा है। 24 जून को मामले में अब अगली सुनवाई होगी। अपडेट के लिए अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, बताएं क्या एतराज यहाँ पर पेरेंट्स को?
जी देखिए, आस्था कुछ पेरेंट्स की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई गई है कि जब देश में काफ़ी कम केसेस थे तब सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को टाल दिया गया था, लेकिन अब केसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और हाई रिस्क में हैं हम लोग इस वक्त। और जिस प्रकार से कई सारे डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि जुलाई में और जून लास्ट में काफ़ी ज़्यादा पीक मिलेगा, तो ऐसे में जो बच्चे परीक्षा देने जाएंगे उनके साथ बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा और वो लगातार जिस तरह के संक्रमण बढ़ रहा है बच्चे भी संक्रमित हो सकते हैं। लिहाजा ये परीक्षाएं टाली जाए, कुछ दूसरा वैकल्पिक तरीका देखा जाए छात्रों को आगे प्रमोट करने के लिए, या फिर परीक्षा आगे जब स्थिति नॉर्मल हो जाए तब फिर परीक्षा ली जाए। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए अब सीबीएसई बोर्ड से जवाब मांगा है कि क्यों ना वो गार्जियंस की बात सुने, अभिभावक की बात सुने। इस पर सीबीएसई बोर्ड का क्या कहना है, अब सीबीएसई बोर्ड अपना जवाब दाखिल करेगा, जिसके बाद 24 जून को फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जी, आप नजर बनाए रखिए, आगे हम आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 24 जून को अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होनी है। उधर एक और अहम खबर नोएडा से, जहां धरने पर बैठे ईएसआई अस्पताल के स्टाफ से जुड़ी बड़ी खबर। नोएडा सेक्टर 24 के ईएसआई अस्पताल के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। नर्सेज, कंपाउंडर और टेक्निकल स्टाफ हड़ताल पर बैठ गए हैं। सैलरी नहीं मिलने को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिलने का आरोप इन्होंने लगाया है। बड़ी खबर, नोएडा का ईएसआई हॉस्पिटल, सैलरी नहीं मिली है बीते 3 महीने से, ये आरोप लगाते हुए तमाम स्टाफ धरने पर बैठ गया है, जिसमें नर्सेस से लेकर मेडिकल स्टाफ, वार्ड बॉय, सभी लोग शामिल हैं। ईएसआई अस्पताल का स्टाफ जिसको 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, नोएडा के सेक्टर 24 में है ईएसआई हॉस्पिटल, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नारेबाजी हो रही है यहाँ अस्पताल प्रशासन के खिलाफ। तो सब कोरोना संक्रमण के दौर में जहां सरकार तमाम सारे वादे कर रही है, वहीं अगर हम बात करें कई सारे ऐसे स्वास्थ्यकर्मी हैं जिनको पिछले 2-3 महीने से वेतन तक नहीं मिला है। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 24 के ईएसआई अस्पताल मौजूद हैं और यहाँ पे देखिए तमाम सारे ये जो स्टाफ नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, इसके अलावा फार्मासिस्ट हैं और टेक्नीशियन हैं, वो सभी लोग यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं क्योंकि इनको पिछले 2-3 महीनों से सैलरी नहीं मिली है। इनका कहना है कि पिछले 3 महीनों से इनको सैलरी नहीं मिली है और यही कारण है कि इनको आज मजबूरी में यहाँ पर प्रदर्शन में बैठना पड़ा है। सरकार लगातार कह रही है कोरोना वॉरियर्स को लगातार परेशान न कर रहे और इसके अलावा कोरोना वॉरियर्स को जो भी सुविधाएं है वो सरकार प्रदान करने की बात हर बार करे, लेकिन यहाँ पे देखिए कि पिछले 3 महीने से इनको वेतन तक नहीं मिला। क्या कुछ कारण है, आप लोग किस लिए यहाँ पे बैठे हुए आज प्रदर्शन के लिए? सर, हम लोगों को सैलरी नहीं मिली है, करीब हमको 3 महीने के समथिंग हो गए हैं, हम लोगों को सैलरी नहीं मिली है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपको? यही कहा जा रहा है कि सोमवार तक दे देंगे और अभी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। कुल मिला के 3 महीने से आप लोगों को सैलरी नहीं मिली है, कैसे आप लोगों को घर का खर्चा चल रहा है? और जब आप लोग सैलरी के लिए डिमांड कर रहे हैं तो क्या कुछ आपके डायरेक्टर की तरफ से कहा जा रहा है? सर, डायरेक्टर सर बोलते हैं कि मैं तो आप लोगों को जानता ही नहीं और हम इधर उधर से उधार लेके अपना किसी ना किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। मैं यहाँ पे 5 साल से ड्यूटी कर रही हूँ, 5 साल से यहाँ पे हूँ। मेरे को 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। मेरे हस्बैंड भी 3 महीने से लॉकडाउन की वजह से घर बैठे हुए हैं। मकान मालिक तो जीना आराम करा, बच्चों के लिए हम कैसे कैसे कर रहे हैं। स्कूल वाले तो हमें परेशान कर रहे हैं। यहाँ से हम 100 रुपया यहाँ के परमानेंट वालों से 100 रुपया मांग के अपना घर चला रहे हैं। यहाँ से कैसे करके कभी उस दीदी से लेते हैं 100 रुपया, कभी उस दीदी से 100 रुपया लेते हैं। और लॉकडाउन में इतनी मुसीबत में हम लड़ लड़ के यहाँ से ड्यूटी करके जाते हैं। मकान मालिक भी नहीं घुसने देता है, बोलता है तुम हॉस्पिटल में जॉब करते हो, किराए के लिए आता है तो हम मना करते हैं भैया अभी पैसा मिले है। मैं यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे हम लोगों को इतनी कम सैलरी मिलती है, इनसे ज़्यादा तो हमारे गार्ड वाले स्वीपर्स, इनको ज़्यादा सैलरी मिलती है और हमें अपनी सैलरी बताने में भी शर्म आती है क्योंकि हमारी सैलरी इतनी कम दी जाती है। ये बस कुछ नहीं कह रहे हैं। हम जाते हैं डायरेक्टर ऑफिस में बट कुछ नहीं बोलते हैं, बोलते हैं दे देंगे लगता, लेकिन उनसे तो हमें लगता नहीं है कि ये लोग हमें सैलरी देंगे। जाहिर तौर पे बात है कि देखिए कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है और तमाम सारी जो सरकारें हैं वो लगातार कह रही हैं कि जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, खासतौर से स्टाफ जो हैं हॉस्पिटल के, उनकी जो सुविधाओं के लिए कोई कमी नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए इन लोगों को मजबूरन आज धरने प्रदर्शन पे बैठना पड़ा है क्योंकि इनको सैलरी नहीं मिल रही है, ये अपने घर के खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, मकान का किराया नहीं दे पा रहे हैं और यहाँ तक कि अपनी जो दैनिक जीवनचर्या है उनकी भी ज़रूरतों की चीज़ नहीं ले पा रहे हैं। इसीलिए आज मजबूरन इनको यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा है, जबकि इनके डायरेक्टर का लगातार यही कहना है
कि सैलरी मिलेगी लेकिन कम मिलेगी, वो इस बात के बारे में कोई ठोस जवाब नहीं देते हैं और इसीलिए मजबूरन आज यहाँ पे बैठना पड़ा। जाहिर तौर से बात है कि ईएसआई अस्पताल जिस प्रकार से ये नोएडा का है और एक सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे जब ये स्थिति है तो बाकी अब क्या कहा जाए, क्योंकि नोएडा के अंदर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे में इस तरीके के स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन वाकई में कई सवाल खड़े करते हैं। कैमरा वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, नोएडा। और अब बड़ी खबर सुल्तानपुर से आ रही है। ग्राम प्रधान के पति और उनके भाई पर हमले की खबर है। अज्ञात लोगों ने दोनों को गोली मारी है। ग्राम प्रधान के पति मोइनुद्दीन की मौके पर मौत हो गई है और उनके भाई नूरुद्दीन हमले में घायल हुए हैं। शादीपुर महाराजगंज ग्राम प्रधान के पति थे मोइनुद्दीन। कुड़वार थाना क्षेत्र का ये मामला है। बड़ी खबर इस वक्त यूपी के सुल्तानपुर से, जहां पर ग्राम प्रधान के पति को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। उनका भाई इस मामले में घायल हुआ है। शादीपुर महाराजगंज ग्राम प्रधान के पति थे मोइनुद्दीन, जिन पर गोली चली और इस गोलीबारी में उनके भाई नूरुद्दीन घायल हुए, जबकि उनकी जान चली गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।